सोचो पुलिस को एक ऐसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स उसका ऑटोप्सी करने लगते हैं उन्हें उस बॉडी के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि काफ़ी अजीब है। जैसे जैसे ऑटोप्सी आगे बढ़ती है उधर खौफनाक चीज़ें घटने लगती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कोई नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं है। एंड मूवी का एंडिंग भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो अभी तक तो आपने शायद पता लगा ही लिया होगा कि मैं कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो नामक इस मूवी को। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको और भी कमाल के मूवीज एंड सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना और कोई वक्त गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पुलिस ऑफिसर्स कुछ डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिनके हालत बहुत ही खराब थे। लेकिन ऑफिसर्स को उसी घर के बेसमेंट से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसमें एक भी चोट के निशान नहीं थे। अब वो लड़की उस घर से बिलोंग भी नहीं करती थी। लड़की की कोई पहचान भी नहीं थी ऑफिसर्स के पास। तो ऑफिसर्स उस लड़की का नाम जेन डो रख देती है। यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन के साइड ये नेम यूज किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडी को मेंशन करने के लिए। लड़कियों के लिए जेन डो और लड़कों के लिए जॉन डो। वैसे इंडिया में भी ऐसा होता है क्या? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सीन कट होता है, हम एक घर के बेसमेंट में ऑस्टिन और उसके डैड को देख पाते हैं जो कि एक फुल्ली बर्न्ड डेड बॉडी का ऑटोप्सी कर रहे थे। ऑटोप्सी करने के बाद ऑटोप्सी रूम से जब ऑस्टिन निकलता है तब उसकी गर्लफ्रेंड एमा वहाँ आके उससे मिलती है। एक्चुअली ऑस्टिन एंड एमा मूवी देखने जाने वाले थे, इसलिए वो ऑस्टिन से मिलने आई थी। वहाँ से जाने से पहले एमा ऑस्टिन से रिक्वेस्ट करती है एक डेड बॉडी दिखाने के लिए। पहले तो ऑस्टिन मना कर देता है, लेकिन उसके डैड उसको परमिशन दे देते हैं एक डेड बॉडी दिखाने के लिए। जो डेड बॉडी एमा देखती है उसके पैर पर एक बेल बंधी हुई थी। उसके बारे में एमा जब ऑस्टिन के डैड से पूछती है तो उसका डैड बताते हैं कि ये घंटी पहले के टाइम में डेड बॉडी के पैर में इसलिए बांधी जाती थी कि अगर वो जिंदा है तो इस बेल की आवाज़ से सबको पता चल जाएगा। एंड गाइस, इस घंटी वाली चीज़ को याद रखना क्योंकि आगे इस घंटी से रिलेटेड कुछ गजब का देखने को मिलेगा आपको। बॉडी को देखने के बाद ऑस्टिन एंड एमा बेसमेंट के लिफ्ट से निकलने वाले थे, तभी पुलिस ऑफिसर जेन डो की बॉडी लेके वहाँ पहुँचता है। ऑस्टिन के डैड दोनों को एंजॉय करने के लिए बोलते हैं एंड ऑस्टिन को भरोसा देते हैं कि वो अकेले इस बॉडी को ऑटोप्सी कर लेंगे। बेसमेंट से ऊपर जाते ही ऑस्टिन को लगता है कि उसको अपने डैड की मदद करनी चाहिए। तभी एमा ऑस्टिन को बताती है कि उसने अभी तक अपने डैड को नहीं बताया। एक्चुअली ऑस्टिन को ये ऑटोप्सी का काम पसंद नहीं है एंड वो यहाँ से निकलना चाहता है, बस अपने डैड को अकेले छोड़ के जा नहीं पा रहा है। इवन वो एमा के साथ मूवी देखने का प्लान भी चेंज कर देता है एंड बोलता है कि वो रात 11 बजे तक फ्री हो जाएगा, तब दोनों मिलकर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। इसके बाद एमा वहाँ से चली जाती है अकेले। एंड गाइस, इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, बाद में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एमा के जाने के बाद ऑस्टिन ऑटोप्सी रूम में वापस आता है तो तब हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो ऑस्टिन के डैड को सुबह तक का वक्त देता है जेन डो की ऑटोप्सी करने का। देन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑस्टिन कैमरा सेट करता है एंड फाइनली शुरू होता है उनका ऑटोप्सी। जेन डो की बॉडी को देखने से लगता है कि जैसे उसकी मौत बहुत ही हाल फिलहाल में हुई है। लेकिन जब वो जेन डो की आंखों को देखते हैं तब हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें ग्रे हो चुकी है, जिसका मतलब उसकी मौत बहुत दिन पहले हुई होगी। इवन उसकी कमर भी काफ़ी ज़्यादा पतली है उसकी बाकी बॉडी के मुकाबले, जैसे उसे काफ़ी टाइम तक कॉर्सेट पहनी हो। कॉर्सेट मतलब वो कमर पतली वाली ड्रेस पुराने टाइम में ब्रिटिश महिला ज़्यादा पहना करती थी। चलो बैक टू द स्टोरी। वो दोनों बाप बेटे जब वो जेन की बॉडी को और भी एग्जामिन करते हैं तब वो हम देख पाते हैं कि जेन की रिस्ट मतलब कलाइयाँ एंड एंकल की हड्डियाँ टूटी हुई है। इवन उसका जीभ भी कटा हुआ है। ऑस्टिन के डैड को लगता है कि ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम है। इवन वो सब कुछ बोर्ड पर ड्रॉ करके भी बताते कि कैसे उसकी एंकल एंड रिस्ट की हड्डियां टूटी होगी। फार्दर ऑटोप्सी करते हुए ऑस्टिन के डैड ये भी देखते हैं कि जेन डो की प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे कट्स के निशान हैं, जैसे उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। उसी वक्त हम ये भी जान पाते कि बाहर का मौसम एकदम भी ठीक नहीं है। लाइटनिंग की आवाज़ भी हम सुन पाते हैं। इसके बाद ऑस्टिन के डैड जब बॉडी को अंदर से चेक करने के लिए बॉडी को बीच से काटने की सोच रहे थे तभी रूम के रेडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आने लगती है एंड रेडियो में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। देन अचानक से एक गाना प्ले होने लगता है। ऑस्टिन तभी चैनल चेंज कर देता है एंड ऑस्टिन के डैड भी बॉडी को बीच से काटने में जुट जाते हैं। बॉडी को काटते ही बहुत सारा खून बाहर आने लगता है।
वैसे तो ये नॉर्मल बात है फ्रेश बॉडीज के लिए, लेकिन जेन डो की बॉडी देख के ये तो पता लग गया था कि इसकी मौत बहुत दिन पहले हुई है। बॉडी को काटने के बाद जब ऑस्टिन के डैड अंदर से ऑर्गन्स को चेक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जेन डो की फेफड़े जले हुए थे एंड उसके दिल में भी बहुत सारे कट्स के निशान थे, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी एक भी चोट के निशान नहीं थे। ये सारी अद्भुत चीजें देख के ऑस्टिन एंड उसके डैड भी सोचने में मजबूर हो गए थे कि ऐसा संभव कैसे है। फार्दर एग्जामिन करते समय हॉल से कुछ आवाज आती है, लाइट फ्लिकर होने लगती है। ऑस्टिन जब चेक करने जाता है तो उसको कुछ पल के लिए एक अजीब सा फिगर दिखता है हॉल के मिरर पर। देन वो ऑफिस में चेक करने जाता है जहाँ के वेंट से कुछ आवाजें आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसका डैड भी ऑफिस में आता है एंड उन दोनों को वेंट के अंदर से उसकी बिल्ली की डेड बॉडी मिलती है। बिल्ली के मर जाने के बाद ऑस्टिन के डैड काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वो हम साफ साफ देख भी पाते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि ये उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। देन ऑटोप्सी कंटिन्यू करते वो दोनों एंड ऑस्टिन के डैड को एक ऐसा फ्लावर मिलता है जेन की बॉडी के अंदर से जो कि बहुत ही आसानी से पैरालाइज कर सकता है किसी भी इंसान को। इसके बाद जब मौसम और भी बिगड़ने लगता है तब ऑस्टिन अपने डैड से ये भी कहता है कि बाकी बचा काम हम कल कर सकते हैं, लेकिन उसके डैड इसमें राजी नहीं होते एंड वो ये काम आज ही खत्म करना चाहते थे। देन ऑस्टिन भी अपने डैड की बात मानकर वहाँ रुक जाता है एंड ऑटोप्सी कंटिन्यू करता है। तभी उनको जेन डो की पेट में से एक कपड़ा टाइप का कुछ मिलता है जिसमें उसी के ही दांत थे एंड कपड़े के अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए थे, जैसे कि कोई रिचुअल टाइप कुछ किया गया है। उनको कुछ शक होता है एंड वो दोनों मिलकर जेन डो की पूरी स्किन को काटने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जो भी देखते हैं उनसे वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जेन डो की स्किन के अंदर उस रिचुअल टाइप्स के कुछ सिंबल्स बने हुए थे, बिल्कुल जैसे उस कपड़े में बने हुए थे। तभी रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है एंड सारी लाइट्स फट जाती है एंड पूरा रूम डार्क हो जाता है। ऑस्टिन टॉर्च जला के देखता है कि जेन की लावा सारी बॉडीज गायब थी। तभी ऑस्टिन के डैड भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अभी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन लिफ्ट बंद थी तो वो लोग जब दूसरे एग्जिट से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वो डोर भी बंद निकला क्योंकि डोर के ऊपर पेड़ गिर गया था इसलिए। तभी ऑस्टिन के डैड ऑफिस में जाकर शरीफ को कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन की आवाज़ एंड कनेक्शन ब्रेक होने लगती है। फिर मूवी का सबसे बेस्ट सीन आता है। दोनों बाप बेटे को बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि डेड बॉडी के पैर में बंधा जाता था। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो जंप स्केयर वाले सीन से ऐसे सीन्स मुझे ज़्यादा पसंद है जहां आप एक्चुअल हॉरर को फील करते हैं। चलो बैक टू द स्टोरी। ऑस्टिन ऑफिस के दरवाजे के नीचे से देखता है कि एक डेड बॉडी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई है एंड तभी वो डेड बॉडी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके ऑस्टिन एंड उसके डैड मिलकर दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। देन वो डेड बॉडी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करना बंद कर देता है। इसके बाद ऑस्टिन के डैड जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो कोई परछाई जैसी चीज़ उनको खींच लेती है अंदर एंड दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। ऑस्टिन बाहर से दरवाज़ा पीटने लगता है एंड अंदर से काफ़ी आवाज़ सुनाई देने लगती है हमको, जैसे कि कोई मिस्टीरियस फिगर ऑस्टिन के डैड को पीट रहे हैं। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इससे वो दोनों ये तो समझ गए थे कि ये जो एंटिटी है वो कभी भी इनको मार सकती है। दोनों बाप बेटे ठीक करते हैं कि वो जेन डो की बॉडी को आग लगा देंगे क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ये तो वो समझ गए थे। प्लान वाइज ऑस्टिन एंड उसके डैड जेन डो की बॉडी में आग लगा देते हैं, लेकिन ये प्लान उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। देखते ही देखते आग पूरे रूम में फैल जाता है एंड उनके सारे सबूत जैसे वीडियो कैमरा एंड कुछ इमेजेस सब कुछ जल जाता है। दोनों मिलकर जब आग को बुझाते हैं तब देखते हैं कि जेन डो की बॉडी बिल्कुल सेम टू सेम थी। जलना तो दूर, एक स्क्रैच भी नहीं लगा था उसकी बॉडी में। तभी लिफ्ट की चलने की आवाज़ आती है उनको। दोनों बाप बेटे भागकर लिफ्ट के अंदर जाते हैं। तभी फिर से उनको बेल की आवाज़ सुनाई देता है जो कि लाशों के पाँव में बांधते थे ऑस्टिन के डैड। तब तक लिफ्ट भी फिर से बंद हो गया था एंड एक डेड बॉडी उस बेल की आवाज़ के साथ उन दोनों के पास आने लगती है। तभी ऑस्टिन के डैड ऑस्टिन के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर उस डेड बॉडी के ऊपर फेंक के मारते हैं। लेकिन ऑस्टिन जब उस डेड बॉडी के पास जाता है तब वो देखता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी जो कि धीरे धीरे ऑस्टिन के सामने ही अपना दम तोड़ देती है।
जिसके बाद ऑस्टिन पूरा टूट जाता है। वो तो उसके डैड है जो कि उसको फिर से संभालते हैं। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर ऑटोप्सी रूम में फिर से वापस जाते हैं, क्योंकि ऑस्टिन को लग रहा था कि ये जो भी एंटिटी है वो नहीं चाहती कि उनको जेन डो की मौत का वजह पता चले। क्या पता अगर वो दोनों मौत की वजह ढूंढ ले तो शायद ये सब रोक पाए। इसलिए ऑटोप्सी रूम जाते ही वो लोग जेन डो की ब्रेन को निकाल कर उसका एक टिश्यू को चेक करने लगते हैं। लेकिन चेक करते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के सेल्स एक्टिव थे। इसका मतलब जेन डो की ब्रेन अभी भी एक्टिव है, जो कि इम्पॉसिबल है। फिर ऑस्टिन के डैड उस कपड़े को चेक करने लगते हैं जो कि जेन की पेट से मिला था। उस कपड़े में रोमन अक्षर में 1693 लिखा हुआ था, एंड एक फ्रेज में ये भी लिखा हुआ था जिसका मतलब बाइबल में था 27 एनी मैन और वुमेन हु कंसल्ट द स्पिरिट ऑफ डेड शैल बी पुट टू डेथ फॉर दे आर अ विच एंड देयर ब्लड शैल बी ऑन देयर ओन हेड्स। 1693 वही साल है जब फेमस सेलम विच ट्रायल्स हुआ था न्यू इंग्लैंड में, जहाँ पर इनोसेंट लड़कियों को विच बताकर टॉर्चर करके उनको जलाकर मारा गया था। एंड जेन भी शायद उसी में से एक थी, मतलब उसकी मौत 1693 में हुई थी। अब जेन डो पहले इनोसेंट तो थी, लेकिन उसके ऊपर रिचुअल्स करने के कारण अब शायद वो सच में एक विच बन चुकी है। ऑस्टिन के डैड समझ गए थे कि जो कुछ भी जेन डो के साथ हुआ है वो सब उनके साथ भी होने वाला है, एंड वही सेम दर्द वो दोनों को वो देना चाहती है। ऑस्टिन के डैड इसलिए जेन डो के सामने खुद को ऑफर करते थे, इसलिए कि उसका बेटा यहाँ से सही सलामत निकल सके। ऐसा करते ऑस्टिन के डैड की रिस्ट एंड एंकल की हड्डियाँ टूटने लगती है एंड इंटरनल ऑर्गन्स जलने लगते हैं। ये दर्द उसके डैड सह नहीं पाते। अपने डैड की ये हालत देखकर ऑस्टिन अपने डैड को खुद ही स्टैब करके मार देता है एंड अपने डैड की इस भयानक सफरिंग को एंड करता है। देन हम देख पाते कि जेन डो की बॉडी अपने आप से हीलिंग होने लगती है। इसके बाद ऑस्टिन अकेले इस जगह से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगता है। फिर उसको शेरिफ की आवाज़ सुनाई देता है और वो भाग के एटिक की तरफ जाता है, जो कि नहीं खुलता। शेरिफ बाहर से ही बोलने लगता है कि पेड़ अभी भी नहीं हटाए, इसलिए नहीं खुल रहा। तभी शेरिफ रेडियो वाला गाना गाने लगता है एंड ऑस्टिन समझ जाता है कि बाहर शेरिफ तो नहीं है। तभी वो पीछे घूमता है, अपने डैड को अपने सामने खड़ा हुआ देख पाता है एंड हड़बड़ाहट में वो वहाँ से नीचे गिर जाता है एंड गर्दन टूटने की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे जब शेरिफ वहाँ पर आता है तो उन तीनों की लाश देखकर वो हैरान हो जाता है एंड उसके साथ साथ वो डर भी जाता है। इसलिए वो जल्दी जेन डो की लाश को अपने शहर से हटाने की तैयारी करने लगता है। एंड मूवी की एंड में जेन डो की लाश को जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तब हम उसकी पैर की उंगली को हिलते हुए देख पाते हैं एंड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।